नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल या अन्य कोई भी शकुंतलम, CHS जैसे विद्यालय हो, अगर उसमें नामांकन के लिए तैयारी करा रहे हैं या आप CTET या BPSC या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आइए और हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए और सफलता की ओर आगे बढ़िए। तो आइए हम आज इस वीडियो में आपको CTET के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो है कुछ प्रश्न हल करेंगे, जिसका चैप्टर होगा हमारा। इस चैप्टर का नाम है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन ये किसका है? तो ऑप्शन ए है पिंटर, 2 है वुडवर्थ, 3 है थॉर्नडाइक और 4 है कॉल्विन। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 3। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बी, बुद्धि सीखने की योग्यता है। सी, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है ए और सी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ये सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 है वेस्लर, 2 है हैबर एवं फ्राइड, 3 है थॉमसन, 4 है टर्मन। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा वेस्लर, ऑप्शन 1 वेस्लर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक है? ऑप्शन 1 है वंशानुगत कारक, 2 है वातावरणीय कारक, 3 है वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक। 5 नंबर प्रश्न है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक ने, 2 रायबर्न ने, 3 कॉल्विन ने, 4 थॉमसन ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 कॉल्विन ने। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? ऑप्शन 1 बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। 2 बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। 3 जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता है, बुद्धि है। 4 है राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है। 7 नंबर प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है ऑप्शन 1 स्पीयरमैन का जी कारक, दूसरा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ऑप्शन 3 बुद्धि का सावेंट सिद्धांत,
ऑप्शन 4 थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2 स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। 8 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। ऑप्शन 1 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, 2 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, 3 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, 4 वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 9, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन 1 बी ने, 2 टर्मन, 3 गार्डनर, 4 किम्बल यंग ने। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बी ने। अगला प्रश्न है, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है? पहला द्विकारक सिद्धांत से, दूसरा समूह कारक सिद्धांत से, तीसरा पदानुक्रमिक सिद्धांत से, चौथा बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बहुबुद्धि सिद्धांत से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? तो पहला ऑप्शन स्थानिक बुद्धि, दूसरा भाषाई बुद्धि, तीसरा शारीरिक गतिक बुद्धि, चौथा सांगीतिक बुद्धि। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्थानिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन 1 हावर्ड गार्डनर, 2 मास्लो, 3 अरस्तु, 4 स्टर्नबर्ग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 हावर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 एक कारक सिद्धांत टर्मन, दूसरा तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक, तीसरा द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, चौथा समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। तो इसमें कहा है सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है हमारा तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक का नहीं है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन 1 बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ऑप्शन 2 कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ऑप्शन 3 व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन 4 सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। 15 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? ऑप्शन 1 बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ऑप्शन 2 कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ऑप्शन 3 व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन 4 सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तो 15 नंबर का ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत
से संबंध नहीं है। इसमें देखिए निगेटिव चुना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन 1 है यह शोध आधारित नहीं है। दूसरा, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। तीसरा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। और चौथा, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो देखिए इसमें कहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो पहला है शैक्षिक मार्गदर्शन। दूसरा है बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। तीसरा है अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना। चौथा है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हमें कहा है कि सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो है बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर बच्चों को दो बस मान लीजिए कि एक तेज बालक है, एक कमज़ोर है, उसमें तुलना किया जाता है और जो है अधिक ध्यान दिया जाता है तेज वाला पर। तो इस प्रकार यह ऑप्शन जो है सही नहीं है। 20 नंबर प्रश्न है कि 20 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 120 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो कितना वर्ष होगी? तो हमारे देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए 20 वर्षीय बच्चा है तो क्या करते हैं, जो समय दिया जाता है उसके बाद उसका अंक है ना, सूत्र होता है कि वास्तविक वर्ष गुणे अंक, यानी परीक्षण में जो अंक पाता है वह अंक बटा जो हो जाता है 100। तो इस तरह से हमारा है 20 गुणे 120 बटा 100 जब हम करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, बराबर हमारा आ जाएगा 24। तो इस प्रश्न का आ जाएगा उत्तर 24 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो 24 हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है। तो ऑप्शन 1 मानसिक आयु बटा काल अनुक्रमिक आयु गुणे 100। अब दूसरा काल अनुक्रमिक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100। तीसरा है मानसिक आयु बटा काल अनुक्रमिक आयु गुणे 125। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड वीने एवं उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापने के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है। तो ऑप्शन 1 है बच्चों की रुचि को, बी है बच्चों के निर्णय स्मृति तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, सी है बच्चों की शारीरिक क्षमता को, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चों के निर्णय स्मृति तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को। अगला प्रश्न है यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लभ्यांश कितना हो जाएगा। तो मानसिक आयु बटा कालानुक्रम आयु जैसे हो जाएगा 12 बटा 10 गुणे 100। तो कितना आ रहा है, 1 0 से 1 0 कट गया
और 12 में और 10 में हम गुणा करेंगे तो 12 दहा के 120। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 120 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं। आप इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह डैश बालक है। तो वह जो है बालक कैसा होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमें ऑप्शन 3 जैसे अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक होगा। वह बालक अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? ऑप्शन ए, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बी है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। सी है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि ही एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। तो इसमें ए और बी, केवल बी, ऑप्शन 3 में है बी और सी, और 4 में है ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। 25 नंबर प्रश्न है आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? तो ए है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना। बी है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना। सी है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन 3 सी बी और सी, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? एक है, परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। 2 है, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। 3 है, बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना। 4 है, शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 2, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। तो ऑप्शन 1 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। 2 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। 3 है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। 4 है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। अब है प्रश्न नंबर 28, बुद्धि लब्धांश सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। 1 है मध्यम, 2 कम से कम, 3 पूर्ण, 4 है उच्च। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर उच्च, 4 नंबर उच्च। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय 1 संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तो 2 बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। 3 विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। 4 विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो इसका अभी सूत्र बताए हम कि वर्ष बराबर अंक बटा 100। तो मान लीजिए कि यहाँ हम करेंगे तो
16×75/100। तो 100 करेंगे तो हो जाएगा 20×5=100 और 15×5=75। ये ख़त्म हो गया। 4×5=20, 3×5=15, ये ख़त्म हुआ। 4×4=16 और 4×3=4×3 बराबर 4×3=12। तो हमारा क्या आ जाएगा? 12। तो क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन 2 12। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है 31। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन 1 है संदर्भगत, दूसरा है अवयवभूत, तीसरा है सामाजिक, चौथा है अनुभाविक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सामाजिक। अगला प्रश्न है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, दूसरा है सामान्य बुद्धि, तीसरा विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, चौथा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश योग को योग्य बनाती है। 1 है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, 2 है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, तीसरा है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, चौथा है शिक्षार्थियों को यह बताने की वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 विविध शिक्षार्थियों में शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। देखिए इसमें निगेटिव चुनना है। तो ऑप्शन 1 यह शोधाधारित नहीं है, 2 विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, 3 प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, 4 इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो इसमें जो है निगेटिव चुनना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, दूसरा यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, तीसरा यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, चौथा यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। पहला है व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा संसाधनपूर्ण बुद्धि, चौथा गणितीय बुद्धि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 व्यवहारिक बुद्धि। अगला प्रश्न है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। पहला डेविड वेसलर, दूसरा एल्फ्रेड विने, तीसरा चार्ल्स एडवर्थ स्पीयरमैन, चौथा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 चार्ल्स एडवर्थ स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन 1 E.L. थॉर्नडाइक, 2 जीन पियाजे, 3 J.B. वाटसन,
4 लेव वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा E.L. थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? पहला याद करना, दूसरा गति करना, तीसरा विचार करना, चौथा सहानुभूति देना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सहानुभूति देना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो ऑप्शन 1 है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, 2 है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, 3 है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके, 4 है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इसमें पूछा है नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, क्योंकि इसमें केवल निगेटिव मार्क होता है और इसमें नहीं पूछा है निगेटिव वाला, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने ही बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो पहला है शारीरिक गतिबोधक, दूसरा संगीतमय, तीसरा भाषाई, चौथा स्थानीय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 संगीतमय। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? पहला अनुकूल चिंतन, दूसरा स्मृति आधारित चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा अभिसारी चिंतन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, बुद्धि है ऑप्शन सामर्थ्यों का एक समुच्चय, 2 एक अकेला और जातीय विचार, 3 दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाव है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण। अगला ऑप्शन है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सके। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो आज हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। साथ ही आपसे कहना है कि हमारे इस चैनल से जुड़िए और जुड़े हैं तो मेरे वीडियो को रोज़ रोज़ ज़रूर देखिए, देखकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं और अधिक से अधिक वीडियो और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं और आपके लिए जितना हो सके उतना मैं सहायता करूं आपके तैयारी के लिए। और मेरे तरफ से यही शुभकामना है कि आप तैयारी अगर कर रहे हैं किसी भी परीक्षा के, तो आप जल्द से जल्द जो है सफल हो जाए। धन्यवाद। अब चलते हैं। जय हिंद।